देखिए, ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप केवल जीतने के लिए पैदा हुए हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। देखिए, आज है 13 जनवरी का दिन और आज की वीडियो में टोटल 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और आज की वीडियो की जो पीडीएफ है, इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और साथ में टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। और देखिए, बहुत सारे बच्चे वार्षिकांक की पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, तो देखिए हमारी जो वार्षिकांक 2022-23 की पीडीएफ है 3500 प्लस करेंट अफेयर वाली, जिसमें 1 जनवरी से लगाए 31 दिसंबर 2022 तक के सभी करेंट अफेयर को मैंने संग्रहित कर दिया, वो भी पूरे डिटेल में। तो इसकी पीडीएफ जो है तैयार हो चुकी है। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाके क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए, कल 12 जनवरी था और कल जो है हमने स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया। देखिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा, ये चारों आपको याद रखने पड़ेंगे, ये चारों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जो है इन्होंने 1893 में शिकागो में धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। और ये सबसे अधिक पूछे जाने वाला पॉइंट है एग्जाम में कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने जो है अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। तो ये वर्ष आपका है 1893। देखिए, स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को और इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और देखिए, इनका जो निधन है ये हुआ था 4 जुलाई 1902 को हावड़ा के बेलूर मठ में। हावड़ा कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कितने बजे पश्चिम बंगाल से जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी आप गंगा आयोजित किया गया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बनारस यानी कि वाराणसी में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसका नाम था सूर सरिता सिम्फनी आप गंगा, इसका आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, आज है 13 जनवरी का दिन और आज जो है पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में रहेंगे और वो जो है वहाँ पे दुनिया के सबसे विस्तारित नदी क्रूज जिसका नाम एमवी गंगा विलास है, इसका शुभारंभ करेंगे। यानी कि गंगा नदी में अब क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है, आप क्रूज का मजा ले सकते हैं। देखिए, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने वाराणसी में दुनिया के सबसे विस्तारित रिवर क्रूज की शुरुआत की पूर्व संध्या पर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम सूर्य सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया था। कब? 12 जनवरी को। तो कल 12 जनवरी था और आज 13 जनवरी है। आज इसका उद्घाटन भी हो जाएगा पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है। तो गंगा नदी में क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है, इसको याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित स्थान जिसका नाम है कुमारकोम और बेपोर, ये दोनों किस स्थान पर हैं। देखिए, कुमारकोम और बेपोर ये दोनों केरला में स्थित हैं और इनके बारे में जो भी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनिए। देखिए, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केरल के कोट्टायम में स्थित कुमारकोम और कोझिकोड में बेपोर को जो है, यानी कोझिकोड में केरल के जो बेपोर स्थित है, इसको इन दोनों के विकास के लिए चुना गया है। देखिए, ये दो स्थान पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की योजना के तहत चुने गए 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 34 अन्य स्थलों में से एक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2023 में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के टोटल 34 स्थलों को चुना गया है। किस लिए? जो आपका स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है उसके तहत इनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। यानी कि ये जो साइट्स चुने गए हैं 34 साइट्स, इनको डेवलप किया जाएगा ताकि पर्यटक यहाँ पे जाएँ, घूमें और इससे रेवेन्यू जनरेट हो सके। और देखिए, आपको बता दूं इन्हीं 34 स्थानों में से दो स्थान आपके हैं केरल का, कुमारकोम और बेपोर। तो कुमारकोम कहाँ पे स्थित है? कुमारकोम आपका जो है केरल के कोट्टायम में स्थित है और बेपोर आपका स्थित है कोझिकोड में। देखिए, स्वदेश दर्शन योजना के 1.0 के हिस्से के रूप में देखिए ये जो योजना है ये आपकी 2.0 है, यानी कि इसका दूसरा संस्करण है। इसके पहले जो स्वदेश दर्शन योजना 1.0 आई थी उसके हिस्से के रूप में उस समय केरल के इको सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, ग्रामीण सर्किट के तहत घोषित कई स्थान जो है चुने गए थे उस समय, ठीक है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के अंतिम राजा कांस्टेंटाइन द्वितीय का निधन हो गया। तो देखिए, कांस्टेंटाइन द्वितीय जो है ये आपके यूनान यानी कि ग्रीक के अंतिम राजा थे, यानी कि अंतिम किंग थे। देखिए, यूनान के पूर्व और अंतिम राजा कांस्टेंटाइन का अभी हाल ही में एथेंस के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। कांस्टेंटाइन 82 साल के थे
और देखिए 1964 में 23 साल की उम्र में जो आपके कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय हैं, ये कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय नाम के साथ जो है ये किंग यानी कि राजा बने थे, कहाँ के? ग्रीक के यानी कि यूनान के। तो 1964 से ये किंग का जो है पदभार संभाल रहे थे, लेकिन अभी इनकी मृत्यु हो गई है। और देखिए थोड़ा सा हम यूनान के बारे में बात करेंगे, ग्रीस के बारे में बात करेंगे। देखिए ग्रीस और यूनान दोनों एक ही हैं। अंग्रेजी में ग्रीस बोलते हैं और हिंदी में यूनान बोलते हैं। यूनान पुराना नाम है। देखिए यूनान जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है और यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहते हैं। और देखिए अंग्रेजी और अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक कहा जाता है। और यहाँ के निवासी अपने देश को एल्लास कहते हैं। और ये भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीपों का समूह है। और जो आपका ग्रीस यानी कि यूनान है, इसकी राजधानी एथेंस है। और जनसंख्या यहाँ की है 10.64 मिलियन। और आधिकारिक भाषा यहाँ की है यूनानी। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में विराट कोहली ने अपना 45वां वनडे शतक लगाकर किसके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो देखिए विराट कोहली ने अभी हाल ही में अपना 45वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। देखिए कोहली ने अभी हाल ही में गुवाहाटी में मंगलवार 10 जनवरी को खेले गए अपने वनडे करियर का 45वां शतक लगाया। और विराट ने इस दौरान सचिन तेंदुलकर के एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए कोहली का घरेलू मैदान पर नवंबर 2019 के बाद ये पहला शतक था। और सबसे खास बात, उस समय यानी कि 10 जनवरी तक विराट कोहली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 73वां शतक जो है पूरा कर लिया था। तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर के 45 शतक लगाने के रिकॉर्ड को जो है मतलब रिकॉर्ड की जो है बराबरी विराट कोहली ने 10 जनवरी को कर ली थी गुवाहाटी में जो आपका वनडे मैच चला था उस दौरान। ठीक है, तो विराट कोहली ने अपना 45वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी, याद रखिएगा। और अब तक यानी कि 10 जनवरी तक विराट कोहली ने 73 शतक लगा दिए थे अपने वनडे करियर में। ठीक है, वनडे नहीं, इंटरनेशनल करियर में। ठीक है, वनडे में 45। छठवां प्रश्न है कि सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर और इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम किस संस्था से संबंधित है? देखिए ये दोनों जो आपके चीज़ें हैं ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। ये दोनों चीज़ें हैं क्या, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021-22 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपका सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर था, ठीक है, जिसको आप CRPC कह सकते हैं, तो इसकी स्थापना आरबीआई ने इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 के तहत की थी। और जो आपकी ये रिपोर्ट अभी हाल ही में लाई गई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान ऑम्बुड्समैन स्कीम या फिर कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल को मिलने वाली जो शिकायतें थी, इनकी संख्या 9.39% इसमें जो है बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भुगतान के डिजिटल तरीकों और लेन देन से संबंधित शिकायतों की संख्या सबसे अधिक थी। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। और सातवां प्रश्न की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे हम कब मनाते हैं? तो देखिए 28 फरवरी को मनाया जाएगा नेशनल साइंस डे। देखिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप आज जो दिवस है उसको कल क्यों बताते हैं? देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो है जो थीम होती है वो मतलब आज मान लीजिए राष्ट्रीय युवा दिवस है तो आज ही इसकी थीम पब्लिश होगी, तो 12 जनवरी को पब्लिश होगी। और वीडियो मुझे कब बनाना होता है? रात में। तो जब तक न्यूज़पेपर आता है उसके पहले आपका वीडियो तैयार होता है, इसलिए मैं वो चीज़ें अगले दिन बताता हूँ। लेकिन कुछ थीम्स वगैरह जो है जो पहले पब्लिश हो जाती हैं, देखिए जैसे कि 28 फरवरी 2023 को मनाया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसकी थीम पब्लिश हो गई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। और यही कारण है कि आप जो है अभी तक जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका स्कोर बहुत अच्छा रहा है, 99 से 100% वो स्कोर करके आते हैं करेंट अफेयर में। तो देखिए 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा उसकी थीम रहेगी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। और देखिए आपको बता दूं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1986 से रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और इस दिन सर CV रमन ने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी, यानी कि 28 फरवरी के दिन ही जो आपके भारतीय वैज्ञानिक सर CV रमन थे, इन्होंने रमन्स इफेक्ट यानी कि रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और आठवां प्रश्न है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ओडिशा में स्थित है। और यहाँ के बारे में एक न्यूज़ है, यहाँ की पक्षियों से संबंधित कुछ आंकड़े मैं आपको दूंगा। देखिए ओडिशा में स्थित जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष
1,38,107 की तुलना में इस वर्ष बढ़कर 1,39,959 हो गई है। देखिए पिछले वर्ष की तुलना में जहां पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई, वहीं प्रजातियों की विविधता में भी कमी आई थी। और पिछले साल 144 की तुलना में इस साल राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की 140 प्रजातियां देखी गई और इस बार कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को भी देखा गया। और नवा प्रश्न की हाल ही में किस संस्था ने एबीपीएम जय के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की? तो देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जो आपका एबीपीएम जय है, इसके तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली की शुरुआत की है। और इसको शुरू क्यों किया गया है? देखिए ये जो नई पहल है, ये मूल्य आधारित देखभाल की अवधारणा को पेश करेगी, जहां भुगतान परिणाम आधारित होगा और प्रदान किए गए उपचार की गुणवत्ता के अनुसार प्रदाताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। और 10वां प्रश्न की भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए कंपनी है आईजी ड्रोन, इसके द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए आईजी ड्रोन एक कंपनी जो आपकी है, इसने हाल ही में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। और देखिए इस ड्रोन को स्काई वॉक नाम दिया गया है, जिसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। और ये ड्रोन एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। और देखिए ये ड्रोन अपनी अधिकतम गति से 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट में तय कर सकता है। देखिए आईजी ड्रोन्स भारत का एक ड्रोन सर्वेक्षण, मैपिंग और इंस्पेक्शन की सुविधा प्रदान करने वाला टेक कंपनी है, इसको याद रखेगा। 11वां प्रश्न है कि नासा ने अपना नया चीफ टेक्नोलॉजी किसको नियुक्त किया है? तो देखिए नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनाए गए हैं एसी चरणिया। देखिए भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट एसी चरणिया को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया, इसको याद रखेगा। देखिए अगर ये भारतीय मूल के नहीं होते तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ याद रखेगा कि एसी चरणिया को नासा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। देखिए जो आपके एसी चरणियाँ हैं, इन्हें नासा के मुख्यालय में कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकी नीति के प्रमुख बिल नेल्सन के मुख्य सलाहकार के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। और 12वां प्रश्न की हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो देखिए रिसेंटली जो आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक 85वीं है। देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रैंकिंग में जापान का पासपोर्ट पहले स्थान पर है, यानी कि जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। और देखिए जापान लगातार 5वें साल अपनी टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। देखिए भारत के पासपोर्ट को इस रैंकिंग में 85वां स्थान मिला है और सिंगापुर और साउथ कोरिया इस रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं और यूएस का पासपोर्ट इस लिस्ट में 7वें स्थान पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न की केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कि शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन लॉन्च किया। तो देखिए अगरतला में हाल ही में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। देखिए जो स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापारियों और उद्यमियों को अध्ययन, अनुसंधान और प्रशिक्षण आदि में मदद करेगा। और इसको स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के तहत स्थापित किया गया है। और ये इंस्टीट्यूट एक स्वायत्त निकाय है, जो कि त्रिपुरा सरकार के द्वारा आंशिक रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन आउटपुट पे। तो आपको पहले प्रश्न का जवाब देना है कि कौन सी भारतीय फिल्म ये ऑस्कर 2023 के लिए चुनी गई है, बताइए। देखिए कल का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी ऑस्कर 2023 से संबंधित। और आपको बताना है कि किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, बताइए। और देखिए जो फिल्म RRR है, इसका जो गाना है नाटू नाटू, इसको गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है। इस गाने को किसने कंपोज किया, बताइए। देखिए कल मैंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में पूरी डिटेल में बताया था, जितने भी विनर्स थे सबके नाम बताए थे, तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज करा लिएगा। चौथा प्रश्न आपके लिए कि दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता, बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन आप लिखे सही उत्तरों की।
देखिए कल का पहला प्रश्न था कि पेटीएम पेमेंट बैंक का नया एमडी और सीईओ किसको बनाया गया, तो देखिए व्यक्ति आपके हैं सुरेंद्र चावला। और देखिए साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं ड्वेन प्रिटोरियस, इन्होंने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित हुआ। देखिए जो आपका वेल्स है, तो वेल्स के दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने इस्तीफा दे दिया है फुटबॉल से, यानी कि संन्यास ले लिया है। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।